चाहे आपको कुछ नहीं पता चला कि क्या करनी है तैयारी, आपने कुछ किया ही नहीं है, तो जो क्वेश्चन इसमें मैंने कराए बस वही क्वेश्चन कर लो, बस पेन उठाओ, अपने आप सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो जैसा हम सभी को पता है कि क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं और बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो बहुत से बच्चे स्ट्रेस में होंगे कि कैसे होगा, स्पेशली मैथ का एग्जाम, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से हमें रिवाइज करना है, ठीक है, किस तरीके से हमें चीज़ें करनी है। इस चैनल पर जो मैंने सोचा है कि हम जो भी मैथ के सभी चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनकी जो लास्ट मिनट रिविजन वीडियोज़ है वो लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बस आप लोग को यही कहना चाहती हूँ, इतना टाइम नहीं लूँगी, हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बस वो भी कर रहे हो उसे अच्छे तरीके से करो, किसी चीज़ को बीच में अधूरा ना छोड़ो। एंड ये जो टाइम होता है ना, बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है, सो डोंट वेस्ट दिस टाइम, ठीक है। तो देखो, हमारी ये है चैप्टर 1 की वीडियो। तो चैप्टर 1 है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर बहुत ही इजी चैप्टर है, तो इसमें हम सबसे पहले बेसिक क्लियर करेंगे और उसके बाद हम करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहला हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है? अगर आप सबने बुक में इसकी डेफिनेशन पढ़ी हो, वैसे मैथ में तो वो कोई नहीं पढ़ता। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो इसका मतलब क्या है? जैसे हमारे पास उसने क्या बोला कि एवरी कंपोजिट नंबर, इस चैप्टर में आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। सो हमारे पास जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और के टेबल पर भी जाते हैं। अगर हम देखें 1 तो हमारा ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो 2 तो अपने टेबल पर आता है, 3 भी अपने टेबल पर आता है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या होता है? 4। देन उसके बाद हमारे पास 5 भी नहीं है, देन 6। तो ऐसे ऐसे हम चलते जाते हैं। एंड प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने ही टेबल पर जाता है। वो शुरू होते हैं 2 से, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो इस तरीके से वो चलते जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें बस ये कह रहा है कि हम कोई भी कंपोजिट नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास कोई नंबर है 8, तो हमारे पास ये नंबर है 8। तो 8 हमारे पास अभी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि अपने टेबल के अलावा भी तो और टेबल्स पर जाता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? प्राइम फैक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऐसे करते हैं, 8 2 के टेबल पर गया तो यहाँ पर 4 आ गया, फिर ये 2 के टेबल पर गया, फिर 2 आ गया, यानी 2। तो हमारे पास क्या होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 इंटू 2, ठीक है। तो वही कह रही है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ x इज अ पॉजिटिव टर्म देन रूट x इज एन इरेशनल नंबर। x इज अ पॉजिटिव टर्म, हम अगर एग्जांपल ले, उन्होंने बोला कि x कोई भी पॉजिटिव टर्म है, हम कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लो 6 है, तो 6 हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। अगर हम क्या करें, उसका रूट निकालें, यानी रूट 6, तो ये हमारे पास क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। हमें पता है कि जिसके ऊपर हमारे पास इस तरीके से रूट आ जाता है, हम उसे क्या बोलते थे? इरेशनल नंबर है। अगर इसका फैक्टर भी करें तो भी ऐसे ही आ रहे हैं। तो 6 का हम रूट निकालना चाहें तो वो पॉइंट्स में कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो बस वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो एंड उसके ऊपर रूट आ जाए देन वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। उसने यहाँ पर पॉजिटिव टर्म बोला, अगर यहाँ पर नेगेटिव टर्म आती तो वो आपका अलग कंसेप्ट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ p इज अ प्राइम, p कोई प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? अभी जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर जाते हैं, ठीक है। एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं कि p कोई प्राइम नंबर है। p हमारे पास क्या है? सॉरी, मान लो कि 3, ये प्राइम नंबर अपने टेबल पर ही जाता है और p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो हम कहते हैं कि 3 जो है वो किसको डिवाइड करता है? 3 डिवाइड्स 36। हमें पता है कि 36 को अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 से, तो हमारे पास ये उसके टेबल पर जाता है 12, हमारे पास आता है आंसर, ठीक है। तो 3 जो है 36 को डिवाइड कर रहा है। 36 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 36 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 डिवाइड्स 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 36 होता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर है वो प्राइम है, वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या हो गया? 6। तो वही नंबर क्या है? देन p डिवाइड a ऑल्सो। तो 3 हमारे पास किसको डिवाइड करता है? डिवाइड 6 ऑल्सो। अगर 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 6 को भी डिवाइड करेगा। अभी ये एक लाइन जो है हम किस क्वेश्चन में लिखते हैं, अभी तक तो आपको पता ही है। तो ये लाइन हम लिखते हैं जब हम वो नहीं प्रूव करते कि प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल, तो उसमें ये चीज हम मेंशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? HCF of 2 number a and b multiply LCM of 2 number a and b equals to प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। तो ये हम सबको पता है, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई भी 2 नंबर है, मान लो a हमारे पास 6 है और b हमारे पास क्या है? 4 है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको प्रूव भी करके देख लेते हैं। a के अगर हम फैक्टर्स बनाएं, a के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो क्या फैक्टर आएंगे हमारे पास? a के 2 इंटू 3 6 होता है, ठीक है। b के फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा?
2 इंटू 2 आएगा। अगर इनका हमें HCF लेना है तो HCF में हम क्या करते हैं, जो इन दोनों नंबर्स में कॉमन आता है, तो कॉमन देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हमने वो 2 लिख लिया हमारे पास, ठीक है। और अगर हम LCM देखें तो LCM हमारे पास क्या आता है, जो हमारे पास कॉमन है उसे तो हम एक बार लिख लेते हैं और जो बच गए उन्हें भी हम साथ में लिख लेंगे। तो LCM हमारा कितना है, 4 इंटू 3 12, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने ये प्रूव करना है कि HCF ऑफ A एंड B, अगर उससे हम मल्टीप्लाई करें LCM ऑफ A एंड B तो वो किसके इक्वल आएगा, जो हमारे A एंड B दोनों नंबर हैं उनके। तो HCF कितना है 2, LCM कितना है 12, ठीक है। तो A हमारे पास कितना है 6, B हमारे पास कितना है 4, 6 4 द 24 एंड 12 2 द 24। तो हमारे पास ये भी चीज प्रूव हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमें पता है हमारी इरेशनल नंबर होते हैं और रैशनल नंबर होते हैं। अगर इरेशनल और रैशनल नंबर का हम सम करें या डिफरेंस लें या प्रोडक्ट करें, ठीक है, या उन्हें डिवाइड करें, तो हमारे पास ऑलवेज जो आंसर आएगा वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर ही आने वाला है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक थे। बेसिक में क्या था हमारे पास, एक तो था कि हम कॉम्पोजिट नंबर को क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। सेकंड हमारे पास था क्या था, अगर कोई पॉजिटिव टर्म है उसके ऊपर हमने रूट लगा दिए तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर आ जाएगा। थर्ड हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास कोई नंबर है p, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही नंबर p क्या है, a को भी डिवाइड करेगा। फोर्थ में हमारे पास क्या था कि HCF एंड LCM का मल्टीप्लाई ले अगर हम दो नंबर्स का तो वो किसके इक्वल आएगा, उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के ही इक्वल आएगा। नेक्स्ट ये आपको पता है कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज हमारे पास क्या आता है, एक इरेशनल नंबर आता है। अभी हम जल्दी से करते हैं इस चैप्टर के PYQs। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखो इसमें हमारे पास मेन मुद्दा क्या है कि वो हमसे पूछ रहे हैं कि अगर हम 6 की कोई भी पावर करते हैं, मान लो हमने 6 की पावर करी 1 तो आएगा 6, 6 की पावर करी 2 तो 6 इंटू 6 कितना आएगा 36। इसी तरीके से 6 की पावर 3 हम ऐसे करते जा रहे हैं। वो कह रहा है कि क्या वो हम 6 की पावर कौन सी ऐसी करें, मान लो n जो है उसकी पावर क्या करें कि जो उसका आंसर है ना, जैसे ये 36 है 6 पर एंड हो रहा है तो उसका आंसर क्या है हमारे पास 0 पर एंड होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, आपने बस मेन चीज क्या याद रखनी है, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है किसी की भी पावर 2 की पावर n है, 5 की पावर n है और या फिर हमारे पास ठीक है 3 की पावर n है, तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ये हमारे पास 0 पर एंड हो सकता है। तो मेनली आपको एक लाइन लिखनी है कि अगर हमारे पास ये नंबर 0 पर तभी एंड हो सकता है अगर इसके फैक्टर्स में हमारे पास 2 एंड 5 हो, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 5 करके तो हमारे पास 10 बनता है, ठीक है। बाकी हमारे पास जैसे 2 मल्टीप्लाई 5 उसके अलावा अगर कोई और भी नंबर है तो कोई चक्कर नहीं है। जैसे आप ये देख लो 6 3 द 18 एंड 5 2 द 10 तो ये 180 हो गया, तो भी ये 0 पर एंड हो रहा है, ठीक है। तो मेनली हमारे पास क्या होना चाहिए कि 2 और 5 उसके फैक्टर्स में होने चाहिए, बट हम 6 देख रहे हैं। अगर हम 6 के फैक्टर बनाएं, ठीक है, ये हमारे पास 6 की पावर हमने 1 लिया है, ठीक है, फैक्टर 2 इंटू 3 है, तो इसमें अगर हम देख रहे हैं तो 2 तो हमारे पास आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो 2 अकेला तो अभी 10 बनाने से रहा, ठीक है। तो 5 का भी होना जरूरी है, दोनों को होना जरूरी है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखने वाले हैं, तो ये मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर जो है आंसर वो लिखते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना कि उन्हें पता होता है कि इसमें ये कंसेप्ट लग रहा है कि 6 में जो ऐसे फैक्टर्स आने चाहिए जिसमें 2 एंड 5 होना चाहिए तभी वो 0 से एंड होगा, बट उन्हें नहीं पता लगता किस तरीके से लिखना है। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो यहाँ पर वही लिखा है कि इफ द नंबर 6 रेज़ टू पावर n फॉर एनी नंबर n वर टू एंड विद 0, अगर 6 रेज़ टू पावर 0 के साथ एंड होना चाहता है देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पर लिखा भी है that is the prime factorization of 6 raised to power n would contain 5 also, but there is no other prime except 2 and 3। इसमें सिर्फ 2 and 3 है, इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं है। so there is no natural number n, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर n नहीं है जिसको हम 6 की पावर बना दे और ताकि 6 की पावर वो n एंड्स हो 0 के साथ, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लिख के आना है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारे पास प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन तो हर एक बच्चे को आना ही चाहिए, ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो आप लोग को क्या करना है, सबको पता है इसमें क्या मैटर करता है कि आप लोग स्टेप किस तरीके से लिख रहे हो, सारे जो रीजन है आप दे रहे हो अच्छे से या फिर नहीं, ठीक। सो इसके स्टेप्स में हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि इसको हम मान लेते हैं, चलो जी मान ली कि रूट 5 हमारे पास रैशनल नंबर है, ठीक है। फिर हम स्टेप्स परफॉर्म करते हैं और लास्ट में हम बोलते हैं हम तो गलत थे जी, ये तो एक इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर, कि रूट 5 हमारा एक रैशनल नंबर ही है, ओके। फिर हम क्या करते हैं कि मान लो जी देयरफॉर रूट 5 जो है अगर ये कोई रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो डिवाइड की फॉर्म में हम लिखते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी इस फॉर्म में तो हो गई, दो नंबर्स हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं। तो इसमें आपको क्या मेंशन करना जरूरी है, वेयर ये जो नीचे वाला नंबर है q हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है।
क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि फिर तो हमारे पास डिवाइड बाय 0 तो अनडिफाइंड फॉर्म हो जाती है ना। एंड हमारे पास एक और चीज़ मेंशन करनी ज़रूरी है, लेट ये जो हमने 2 नंबर लिए हैं जिन्हें हम डिवाइड करें हैं P एंड Q बी को प्राइम। तो इसमें हमारे पास को प्राइम का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट हमारे पास क्या 1। वो तो समझ रहे हो ना कि को प्राइम का मतलब हमारे पास क्या हुआ कि जैसे हमारे पास मैंने लिख दिया 6 और 18, तो अगर हम इसमें देखें तो हमें पता है कि 6 के टेबल पर 18 हमारे पास आता है 3 पर, ठीक है। तो ये तो हमारे पास लाइक कैंसिल होके क्या आ गया 1/3 आ गया। तो ये 6/18 हमारे पास को प्राइम नहीं थे, क्योंकि अगर हम इनके फैक्टर करें ये 2 3 6 आ रहा है, ये हमारे पास क्या है 2 3 6 एंड 6 3 18, तो इसमें हमारे पास ये कॉमन फैक्टर है। को प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे 1/3 है, ये हमारे पास को प्राइम है, इसमें कोई भी फैक्टर नहीं है। इसके फैक्टर क्या हो गए 1 × 1, इसके हो गए 3 × 1, तो इनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर एक ही होता है, वो हमारे पास होता है 1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कि ये कंडीशन आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम इसको ये हमारे पास इधर डिवाइड में है, जब ये इक्वल उस साइड जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इस तरीके से आ गया। अभी हमें इसका रूट हटाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हमने स्क्वायरिंग की, ठीक है, तो इधर भी स्क्वायरिंग एंड इस साइड भी स्क्वायरिंग, तो रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा और क्यू के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और इधर हमारे पास पी स्क्वायर आ जाएगा। इसमें वो जो मैंने आपको बेसिक्स में एक चीज बताई थी कि हमें ये पता चल रहा है कि पी स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय 5। इसका क्या मतलब हुआ कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। मेरे पास ऐसे किसी चीज के मैं फैक्टर बना रही हूँ, मान लो 15 के फैक्टर बना रही हूँ, ठीक है, तो उसके क्या बन गए 3 × 5, ठीक है। तो जो उसके फैक्टर्स होते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर 5 इसका फैक्टर है 15 का, तो 15 को हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से और रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 0। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा है, पी स्क्वायर लिखा है और ये मान लो कि उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर इन फैक्टर्स में हमारे पास 5 आ रहा है, इट मीन्स क्या है, हमारे पास जो पी स्क्वायर है इट इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर 5 जो है वो पी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हमारे पास 5 ऑब्वियसली पी को भी डिवाइड करेगा। सो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ओके। तो हमें पता चल गया। तो अगर हमारे पास, ये मैंने चीज पहले भी बताई है कि 15 जो है वो 5 से डिविजिबल है, इट मीन्स क्या होगा कि 5 जो है वो 15 का फैक्टर है, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि P = 5a। तो क्योंकि हमने बोला था कि अगर हमारे पास P जो है वो 5 से डिविजिबल है, इट मीन्स क्या होगा 5 उसका फैक्टर होगा। अगर फैक्टर होता है तो इट मीन्स 5 तो उसके फैक्टर्स में होगा और कोई नंबर हम मान लेते हैं कि A भी उसके फैक्टर्स में होगा। तो हमने, ठीक है, ये लिख दिया। तो उसके बाद हमें क्या लिखना है कि वेयर A इज सम इंटीजर। A कोई भी इंटीजर हो सकता है, हमें नहीं पता 1 हो सकता है 2 हो सकता है, हमें बस इतना पता है कि P 5 से डिवाइड होता है, इट मीन्स क्या है 5 उसके फैक्टर्स में आएगा, तो हमने लिख दिया। बाकी कोई भी नंबर है हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसे अब हम मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। अभी हमने ये जो P की वैल्यू ली है कि P = 5 है, तो वो हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो P की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 5a, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया था, ये तो 5 Q² ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ P की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 5a, और P का स्क्वायर है तो 5a का भी हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर करेंगे 25, a का स्क्वायर करेंगे तो a² आ गया। अब अगर हम इसे कट करेंगे, ठीक है, तो हमें पता है कि क्या आएगा हमारे पास, ये 5Q² है और ये हमारे पास 25a² है। तो 5 के टेबल पर ये 5 पर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा Q² = 5a², ठीक है। तो इसमें भी यही चीज आएगी, देखो उसी तरीके से हमारे पास बनना है, बस इसमें साइड्स की ही चेंज है, ठीक है। वो लेफ्ट साइड है, वो राइट साइड है, तो देखो सेम वही चीज है। तो अगर ऐसी चीज बनती है तो हम क्या लिखते हैं कि हमें बताया कि हमारे पास क्या है, अभी कौन किससे डिवाइड होगा, मान लो ये हमारे पास नंबर है, ये उसके फैक्टर है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो नंबर है Q² इज डिविजिबल बाय 5। तो हमें यहाँ पर पता है कि P² 5 से डिवाइड करता है, तो हमें यहाँ पर क्या पता चल गया, Q² जो है वो भी 5 से डिवाइड करता है। उसका स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो वो खुद भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर 5 जो है वो Q को डिवाइड करता है तो ऑब्वियसली 5 जो है वो किसका फैक्टर हुआ, Q का भी फैक्टर हुआ। तो अभी हमें पता चल गया कि हमारे पास क्या हो गया, Q के जब हम फैक्टर करेंगे तो उसमें 5 तो पक्का आएगा ही आएगा। एक कोई भी इंटीजर आएगा और उस कोई भी इंटीजर को हम यहाँ पर B ले लेते हैं, वहां पर हमने उसको A लिया था, ठीक है। सो यहाँ पर हम वही लिख देंगे, वेयर B इज सम
इंटीजर, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास इस आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमें पता चल गया। तो यहीं पर जो हमने माना था वो रॉन्ग प्रूव हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर क्या कहा था कि P एंड Q दोनों को प्राइम नंबर है। इट मीन्स P और Q में तो कोई कॉमन फैक्टर आ ही नहीं सकता। तो बट हमें तो यहाँ पर पता चल गया कि P का फैक्टर 5 है और Q का भी जो फैक्टर है वो 5 है। तो इन दोनों में तो कॉमन फैक्टर हमारे पास 5 आ गया। तो यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं सेकेंड और इसे लिख देते हैं थर्ड। तो लास्ट में हमें क्या लिखना है? फ्रॉम 2 and 3 it proves that P and Q are not co-primes, ठीक है। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि 2 and 3 लीड्स टू कॉन्ट्राडिक्शन एज P and Q आर को-प्राइम। तो अगर हमने यहाँ पर क्या माना था कि एक साइड हमने माना था कि ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है तो हमारे पास क्या होगा? इसे हम इस तरह डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या माना था? डिवाइड की फॉर्म में तभी लिख सकते हैं अगर हमारे पास ये दोनों को-प्राइम है। तो ये दोनों तभी को-प्राइम नहीं हुए। इट मीन्स हमारे पास क्या हुआ? ये भी रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। सो देयरफॉर √5 इज एन, तो अगर रैशनल नहीं है तो क्या हो गया हमारे पास? इररेशनल नंबर, ओके। तो ये क्वेश्चन आसान बहुत है, लेकिन इसमें जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं उन्हें लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, प्रॉपरली। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सो दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। क्या करना है हमें? हमें क्या करना है? 96 और 126 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। उसके बाद हमें उसका HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले 96 की करेंगे। हमारे पास 96 के में फैक्टर बनाए। तो 3 के टेबल पर आएगा, 3 पर गया, ये 2 आ गया, फिर से हमारे पास ये 2 पर गया तो 16 आ गया, फिर से 2 पर गया सो 8, देन फिर 2 पर 2 से फिर देन 2 देन 1, ठीक है। सेम हमारे पास हम किसके लिए करेंगे? 120, ठीक है। तो 2 पर ये 60 आ गया, देन 2 पर फिर से गया 30, देन 2 पर फिर से गया 15, देन 5 पर, ठीक है, 3 3 1। तो हमारे पास 96 के क्या फैक्टर बन गए? अगर हम देखें 2 कितनी बार आ रहा है हमारे पास? 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। 120 के अगर हम फैक्टर करें तो हमारे पास कितनी बार आ रहा है? 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं। HCF पे जो हमारे पास कॉमन आते हैं वही लिख लेते हैं, ठीक है। और LCM में क्या करते हैं? जो कॉमन आते हैं उन्हें एक बार लिख लिया, बाकी जो हमारे पास रह गए हम उन्हें भी लिख लेते हैं, ठीक। तो दूसरा तरीके से, वैसे तरीका तो वही है, जस्ट उसको समझने के वेज अलग है हमारे पास, ठीक है। तो HCF जब हम निकालते हैं तो हमने क्या देखना है? फैक्टर्स हमने 96 और 120 में देखने हैं जिनकी पावर हमारे पास कम है। जैसे इसमें हमारे पास 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, लेकिन लोएस्ट पावर किसकी है? 2 की पावर 3। तो HCF में हमारे पास क्या आएगा? 2 की पावर 3। और इसमें देखने 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, दोनों की पावर 1 है तो हमने वो ले लिया, ठीक है। अभी इसमें 5 आ रहा है, ठीक है, इसमें 5 नहीं आ रहा है। इट मीन्स अगर नहीं आ रहा होता तो 5 की पावर होती है 0, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या गया? 5 की पावर 0, इट मीन्स 1 ही होता है किसी चीज़ की पावर 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? 8, 2 की पावर 3 8 हो गया एंड 3 24, ठीक है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है LCM। LCM में क्या है? जो भी हमारे पास फैक्टर्स है उनकी हमें हाईएस्ट पावर लेनी है। जैसे हमारे पास यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बट हाईएस्ट पावर कौन सी है? 5। तो 2 की पावर 5, देन हमारे पास 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, 3 की तो 1 ही है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? इसका आंसर 480, ठीक है। 5 3 15 हो गया, 2 की पावर 5 हमारे पास कितना आ गया? 32 हो गया, देन मल्टीप्लाई करेंगे 480 हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं HCF और LCM से की वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। LCM निकालना हमें आता है, HCF निकालना हमें आता है, बट प्रॉब्लम क्या आती है? हमें पता नहीं लगता कि क्वेश्चन में HCF निकालना है या LCM निकालना है, ठीक है। इन क्वेश्चंस में भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको 1 मिनट में पता लग जाए HCF निकालना है एंड LCM निकालना है। बट अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। उसका आई बटन पर लिंक दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगी, तो आप जाके उसको चेक कर लेना, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में जानना है, मतलब बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से में पता लग जाएगा कि LCM निकालना है HCF निकालना है, ठीक है। उसने क्या बोला है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। एक तो देखो हमारे पास तरीका है कि हमने अच्छे से समझ लिया, फिर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, हाँ, अगर समझना नहीं है तो रट्टा तो आप लगा ही लोगे, लेकिन उस रट्टे का ना वैसे कोई फायदा होता नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो उसने हमारे पास क्या किया? ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर 1 2, मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, कुछ हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास है 35, ठीक है, उसे मैंने किस से डिवाइड करना है? मैं 2 से उसे डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। देन हमारे पास क्या आएगा हमें पता है, तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। सो 1, फिर 5 यहाँ पर आ गया, तो 15 तो आता नहीं, तो हमने 14 निकली। तो अभी इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1,
अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 35 से ये जो रिमाइंडर आ रहा है उसे मैं माइनस कर दूँ तो कितना आ गया मेरे पास 34। अब अगर मैं 34 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, तो कितना आएगा 1 आ गया, यहाँ पर 1, 14 तो 17। देखो अब रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। अगर हमने देखा कि अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं उसमें कुछ रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि रिमाइंडर 0 आए तो अगर हम उस नंबर से उसके रिमाइंडर को माइनस कर दें, फिर जो हमारा नंबर आएगा उसे फिर से उसी नंबर से डिवाइड करें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है 2, हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स 34। तो 2 जो है 34 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अगर कोई नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स वो क्या होता है, फैक्टर होता है उसका, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 34 के फैक्टर्स में हमारे पास क्या है 2 भी होगा, ठीक है। तो हम यही चीज यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। हमें ये नहीं पता चला कि इसमें हमें HCF निकालना है, LCM निकालना है, बट एक कंसेप्ट जरूर पता चल गया कि उसका वो फैक्टर हो जाए। HCF निकालना है, LCM निकालना है, फैक्टर तो उसका पता ही होना चाहिए हमें। तो अभी हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारे पास नंबर है उन्हें बोला 85 से कोई नंबर है, ठीक है, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 बच रहा है, तो हम 1 को करेंगे इसमें से माइनस, तो हमारे पास आ गया 84, ठीक है। और 72 में से हम किसे माइनस करेंगे 2 में से, तो हमारे पास आ गया 70, ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए, कोई ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों को क्या करे, डिवाइड करे कंप्लीटली, और वो भी क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड करे, ठीक है। तो वो हमारे पास, अगर हम HCF की फुल फॉर्म देखें तो वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर हमने क्या निकालना है, HCF। तो मैंने आपको दूसरी वीडियो में ही बताया था कि कैसे आपको पता चलेगा कि HCF निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास जो गिवन डेटा है उससे हमारा आंसर बड़ा आ रहा है, आ सकता है, ठीक है, तो हम LCM निकालेंगे। अगर उससे छोटा आ सकता है तो हमारे पास क्या निकालेंगे, हम HCF निकालेंगे। तो इसमें आप देखो, हमें कोई ऐसा नंबर निकालना है जो बड़ा हो, लाइक ग्रेटेस्ट नंबर हो। तो इससे नहीं पता, इससे नहीं हमें मतलब ये सोचने लग जाना कि ग्रेटेस्ट बोला है तो आंसर बड़ा आएगा तो LCM निकालना है, तो ऐसे नहीं करना है। तो वो नंबर हमें पता करना है जो 85 और 72 को हमारे पास डिवाइड करे। तो अगर आपको पता हो कि HCF का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, वो होता है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इट मीन्स वो लार्जेस्ट नंबर जो हमारे पास डिवाइड करता है कंप्लीटली, ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो ऑब्वियसली अगर हम देखें कि जैसे हमारे पास 14 है और हमारे पास 18 है, ठीक है, अगर हम इसको मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास कितना आंसर आने वाला है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 7, यहाँ पर आ जाएगा 9। तो ये जो हमने नंबर चूज किया वो इस डेटा से क्या था, हमारे पास छोटा था, ठीक है। तो वहीं अगर मैं कोई ऐसा नंबर चूज कर लूँ, मान लो मैं 20 चूज कर रही हूँ, ठीक है, तो ये इससे 20 जो है हमारे गिवन डेटा से बड़ा है, ठीक है। तो अगर हम इसके डिवाइड करें तो हमारे पास पॉइंट्स में आएगा, जैसे तो ये छोटा है तो सबसे पहले हम 0 लगाएंगे, उसका हम पॉइंट लगाएंगे, देन हम देखेंगे कि इसमें हम वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये तो पॉइंट्स में आएगा हमारे पास डेटा। तो हमें क्या चाहिए, कोई छोटा नंबर चाहिए। और आंसर कैसे आ सकता है, अगर हम छोटा नंबर लें, ठीक है, जो उसको कंप्लीटली डिवाइड करें, ओके। तो यहाँ इसमें हम क्या निकालेंगे, HCF। तो HCF कैसे निकालना है वो अभी आपको आता ही है, फैक्टर्स बना लेने हैं। 84 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आएंगे, 2 के टेबल पर गया 4, 2, देन 2 के टेबल पर 2, 1, 3 के टेबल पर हमारे पास आ गया 7, देन 7, देन 1। 70 के फैक्टर्स हम निकालेंगे, ये आ गया हमारे पास 2 के टेबल पर गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो ये हमारे पास आ गए। तो 84 के फैक्टर 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, 70 के फैक्टर हमारे पास 2 इंटू 5 इंटू हमारे पास 7। तो हमें पता है HCF में हम क्या लेते हैं, लोएस्ट पावर्स लेते हैं, तो 2 की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है, एंड 7 की पावर 1 आ जाएगी, ठीक है, मतलब कॉमन वो दोनों में होने भी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 14, और यही हमें फाइंड करना था। तो हमारे पास वो कौन सा नंबर है, हमारे पास 14 है, वो ग्रेटेस्ट नंबर, जिसे हम अगर 85 और 72 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 और 2 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से करना है। कुछ नहीं समझ में आया तो इतनी सी चीज मान लो, बस जो भी हमारे पास रिमाइंडर दिए होंगे सबसे पहले उन नंबर्स में से वो रिमाइंडर माइनस कर लेना, जो नंबर आया उनका HCF निकाल देना, बस आंसर आ गया तुम्हारा, ओके। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने जो HCF और LCM वाली वीडियोस, वर्ड प्रॉब्लम वाली वीडियो बनाई थी, जिसमें आपको बताया था कि आप कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास HCF निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है। तो वो जरूर देख लेना अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, ठीक है। तो अभी हम ये क्वेश्चन देखते हैं। So 3 bells ring at the interval of 6, 12 and 18 minutes. If all the 3 bells rang at 6 AM, when will they ring together again? तो इसमें हमारे पास क्या है, मान लो हमारे पास 3 बेल्स हैं, ठीक है। तो वो तीनों बेल्स हमने पहली बार 6 बजे क्या है उन्हें टन टन बजाया था, ठीक है। तो उसके बाद ये बेल
फिर से बजेगी कितने मिनट बाद, 6 मिनट बाद। ये बेल फिर से बजेगी कितने मिनट बाद, 12 मिनट बाद। ये बेल कितने मिनट बाद बजेगी, 8 मिनट बाद। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये तो 6 मिनट बाद बज गई। ठीक है, तो ये हम इसको थोड़ा सा दूर बना दें, 12 मिनट बाद बजेगी। ये बजेगी हमारे पास 18 मिनट बाद। ठीक है, तो ये अब जब पहली बार बजेगी तो ये सेकेंड टाइम बजेगी। ठीक है, तो ये तो अभी तक बजी नहीं होगी। तो ऐसे करके कब वो टाइम आएगा जब ये तीनों बेल्स क्या होंगी हमारे पास एक साथ दोबारा हमारे पास रिंग होंगी। तो ये हमने फाइंड करना। तो देखो अभी हमें फाइंड करना है कि क्या इसमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ। तो हम वही वाला रूल यूज करेंगे कि डेटा से आंसर बड़ा रहा है छोटा रहा है। तो ये हमारे पास डेटा है। तो अगर मैं ले लूँ 5 मिनट बाद, तो क्या अगर मैं बोलूं कि ये बेल 6 बजे बजी, ठीक है, उसके बाद क्या 5 मिनट बाद ही ये सारी बेल फिर से दोबारा बज सकती हैं? तो नहीं बज सकती, क्योंकि अभी तो पहली बेल भी नहीं दोबारा रिंग हुई होगी, ये तो उसके भी बाद होने वाली है। ठीक है, तो आंसर हमारा नो है। तो इट मीन्स डेटा से छोटा आंसर तो नहीं आ सकता। डेटा से छोटा मतलब एचसीएफ। तो एचसीएफ तो इसमें नहीं निकालना है। तो क्या निकालना है, एलसीएम। तो इसमें मैंने आपको कुछ उस वीडियो में कीवर्ड्स भी बताए हुए हैं कि अगर ये जो आपको क्वेश्चन में कीवर्ड दिखे, ठीक है, तो आपको एलसीएफ निकालना है। अगर ऐसे कीवर्ड दिखे तो एचसीएफ निकालना है। तो वो प्लीज देख लेना। अगर आपको आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमें क्या निकालना है, बस इसमें एलसीएम निकालना है। तो हम सबसे पहले एलसीएफ निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो तो फैक्टर्स तो हमें फाइंड करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स ये आ गए। ये 6 3 18 होता है। 6 के फैक्टर 2 × 3 आ गए। ठीक है, तो इसमें हमें ये 2 × 3, इनकी पावर 1 1, इसकी पावर 2 एंड इसकी पावर 3 की 1, 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर 1। तो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम हाईएस्ट पावर वाले उठा लेते हैं। जैसे 2, इनमें हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है, 2। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो 4 3 12। सॉरी, इसमें हमारे पास 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो 9 4 36। तो क्या है, 36 मिनट बाद, मतलब 6 बजे पहले बजी तो उसके 36 मिनट बाद, इट मीन्स ये दोबारा कब हमारे पास रिंग होगी, 6:36 मिनट पर। ठीक है, 6 AM पर थी तो इस टाइम पर वो दोबारा हमारे पास रिंग होगी। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के कुछ PYQs। तो बेसिकली मेरा आइडिया क्या था कि मैं थोड़ी सी शॉर्ट ही वीडियो रखूं, तो उसमें मेरे से मतलब अगर जितने भी क्वेश्चन हो सके मैं उतने कराऊंगा और आपको बेसिक्स जो है वो बता दूं। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है इस चैप्टर में या किसी और चैप्टर में, आप वो चाहते हैं कि उसकी वीडियो पहले आए, तो वो भी आप प्लीज़ कमेंट कर देना। कोई भी प्रॉब्लम हो देन हम उसको ही पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर वाली सीरीज जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि लाइक प्रीवियस ईयर जो MCQs हैं या फिर केस स्टडीज़ हैं या असर्शन रीज़न है, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं, तो आप प्लीज़ कमेंट में बता देना जिस तरीके से आप लोगों को कंफर्ट लग रहा है कि हम तैयारी करें अपनी। ठीक है, तो वो आप बता देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोग पहले ही लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। एंड जो भी पार्ट आपको कन्फ्यूजिंग लगा तो आप पूछ लेना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से करना। एंड देखो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक टीचर कर रहा है तो उसके करने से आपको नहीं आने वाला। हाँ, आपको लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है इस टाइम पर, हाँ हमें ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन जब तक आप पेन उठा के खुद से सॉल्व करना नहीं शुरू करेंगे तब तक आपको ये सॉल्व करना नहीं आएगा। तो प्लीज़ कॉपी पेन उठाओ और अभी से, चाहे आपको कुछ नहीं पता चल रहा है कि क्या करनी है तैयारी, आपने कुछ किया ही नहीं है, तो जो क्वेश्चंस इसमें मैंने कराए हैं बस वही क्वेश्चंस कर लो। बस पेन उठाओ और अपने आप सॉल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, तो दैट्स इट, थैंक यू।